नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है और ये आपकी 1 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ कौन सी होती हैं। क्या आपको याद है? वेरी गुड। परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ कही जाती हैं। ठीक है, अब कैसे होती हैं वो जीवन रेखाएं, हमने इस पर भी चर्चा की थी। अगर हमें उत्पादन कार्य करना है फैक्ट्री में तो उस तक माल पहुंचाने के लिए भी हमें परिवहन और संचार के साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो उसका लेबर जो वहां पर पहुंचेगा वो भी किसी परिवहन के साधन का इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर हमारी फैक्ट्री में जो है माल जो है तैयार हो जाता है तो वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? परिवहन के साधन। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वो इन साधनों पर निर्भर करती है, परिवहन और संचार के साधनों पर। इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। तो परिवहन पर हमने बात की थी कि परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं तथा सेवाओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और वायु परिवहन। तो इस समय हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्थल परिवहन। पिछली उसमें हमने जाना था सड़क परिवहन के बारे में, और इस बार हम जो दूसरा वाला जो स्थल परिवहन है यानी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, रेल परिवहन भी किसके अंतर्गत आता है? स्थल परिवहन के। तो हम इस पर चर्चा करेंगे आज कि ये किस तरह से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है ना। अब है रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। ठीक है, तो ये बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार में कैसे सहायक है। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बेच करते हैं। अब उनको क्या होता है, एक स्थान से वस्तुएं खरीदते हैं और उनको दूसरे स्थान पर उसको बेचना होता है, तो वो कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे? वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रेल परिवहन का, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता साधन है और आसानी से इसकी सहायता से वो अपनी वस्तुओं को जो है बाज़ारों तक पहुँचा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। और अब आते हैं भ्रमण, यानी घूमने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साधन है रेल परिवहन। आप पूरे देश में कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो रेल परिवहन सबसे ज़्यादा आरामदायक और कम खर्चीला जो है साधन है। इसके अतिरिक्त है तीर्थ यात्राएं। अगर आपको विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी है तो उसमें भी रेल परिवहन जो है बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इसमें सफ़र जो है आरामदायक होता है और कम खर्चीला होता है। इसके अतिरिक्त जो रेल परिवहन है बहुत सारी जो स्कीम्स भी निकालता है, जिसमें वो विभिन्न जगहों की जो है तीर्थ यात्राएँ जो है करवाता है बहुत कम खर्च में। लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, अगर आपको लंबी दूरी तक सामान जो है भेजना है तो उसमें भी सबसे अच्छा जो साधन है परिवहन का वो कौन सा होता है? रेल परिवहन। चलो आगे चलते हैं। एक प्रमुख परिवहन साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, अब परिवहन का तो ये महत्वपूर्ण साधन है ही, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को जो है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो है कार्य किया जाता है इसके द्वारा, रेल के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करता है। अब समन्वयक क्या होता है? समन्वयक का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, जो तालमेल बिठाता है, जोड़ता है। तो ये जो रेलवे है वो भी हमारे पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ती है। हमारा देश बहुत बड़ा है और विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने के लिए हमें किसकी सहायता से हम आसानी से पहुंच सकते हैं? रेल परिवहन की। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में रेलों का ना बहुत बड़ा जाल है। आपको अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाना चाहते हो, रामेश्वरम जाना चाहते हो, देश के किसी कोने में जाना चाहते हो तो आप रेल परिवहन का इस्तेमाल करके जो है आप जा सकते हो। तो इस तरह से जो रेल परिवहन है वो समन्वयक का काम करता है, यानी देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। तो देखो, अर्थव्यवस्था जो है उद्योगों और कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, इनका विकास होगा तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। अब उद्योगों का विकास में कैसे सहायक है? उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो होता है रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन के द्वारा उद्योगों तक कम लागत पर कच्चा माल जो है पहुंचाया जाता है। और
तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? रेल परिवहन के द्वारा। तो इस तरह ये उद्योगों के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त जो श्रमिक होते हैं, जो उद्योगों में काम करते हैं, उनको भी उद्योगों तक पहुंचाने में भी रेल परिवहन का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए रेल परिवहन कैसे उत्तरदायी है। तो देखो, कृषि क्षेत्र में भी अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें उर्वरक चाहिए होते हैं, खाद चाहिए होती है, औजार चाहिए होती है, मशीनें चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कृषि कार्यों में हमारी हेल्प करे। और इसके अलावा जो जब ये चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद इनका उपयोग करके कृषि का जो उत्पादन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, अनाज दालें जो भी उत्पादित किए हैं किसानों ने, उनको बाज़ारों तक पहुँचाने का कार्य में कौन मदद करता है? रेल। ठीक है, तो इस बेटा अब हम जानेंगे कि गेज क्या है। ठीक है, रेल गेज। तो ये देखो, ये पटरियाँ हैं, इनके बीच की ये जो दूरी है इसको हम रेल गेज कहते हैं। तो ये 3 तरह की होती हैं। एक बड़ी लाइन होती है जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, एक होती है मीटर लाइन जिसको हम मीटर गेज बोलते हैं, और एक छोटी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज है वो 1.676 मीटर की होती है जिसे हम बड़ी लाइन बोलते हैं। ऐसी जो मीटर लाइन है वो 1 मीटर की होती है, और छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज 0.762 और 0.610 मीटर की होती है। बेटा हमारे देश में जो रेलवे लाइन है उनको बिछाने का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। उस समय में जो रेल के डिब्बे थे वो छोटे हुआ करते, तो इस हिसाब से जो पटरियों के बीच की दूरी है वो भी कम हुआ करती थी, यानी अब उस समय छोटी लाइन हुआ करती थी। लेकिन आबादी बढ़ने लगी तो डिब्बों का साइज़ है वो भी बढ़ाना पड़ा। तो अब डिब्बों का साइज़ अगर बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो लाइन है उसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मीटर लाइन बनाई गई, और उसके बाद जो आबादी और बढ़ी तो उसके हिसाब से हमें और बड़ी जो लाइन है उसकी ज़रूरत पड़ी, ताकि हमारे रेलवे के जो डिब्बे हैं वो बड़े हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यात्रा कर सकें। और लाइन के हिसाब से बेटा, उसकी लाइन की जो चौड़ाई होती है इसके हिसाब से इसके पहिए होते हैं। तो अगर बड़ी लाइन होगी तो बड़े पहिए होंगे, और जो रेलगाड़ी है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है अब हमारे यहाँ सारी जो लाइनें हैं, रेलवे लाइनें, उनको ब्रॉड गेज में चेंज किया जा रहा है। बेटा जो ये बड़ी लाइन है उसका जो रूट है किलोमीटर में वो है 63,491 किलोमीटर, और मीटर लाइन का है 3200 किलोमीटर का इसका रूट है, और छोटी लाइन का रूट है 1751 किलोमीटर का। सारा मिला के बनता है 68,442 किलोमीटर का रूट। ऐसी जो उनका वहन मार्ग है, कुछ जो रेलवे लाइन है उनका डबल है, ठीक है, वो डबल भी है। तो इनका मार्ग है 89,521 बड़ी लाइन का, ऐसे 3,462 मीटर लाइन का है, और छोटी लाइन का 1,752 किलोमीटर। अब जो बड़ी लाइन है उसका जो कुल मार्ग बनता है किलोमीटर में वो है 1,17,560 किलोमीटर। मीटर लाइन का बनता है 3,775 किलोमीटर, और छोटी लाइन का जो कुल मार्ग बनता है वो बनता है 1,901 किलोमीटर, और तीनों का मिला के टोटल हो जाता है 1,23,236 किलोमीटर। अब है प्रश्न 1, भारतीय रेल किस प्रकार देश के समन्वय की भूमिका निभाती है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, रेल परिवहन, व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन इत्यादि जैसे अनेक कार्यों को करने में सहायक है। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है? एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से, इसको नहीं लिखना, से भी अधिक समय से भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ती है। इसने उद्योगों एवं कृषि के विकास को गति दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में जो भारतीय रेल है अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा जब हमें किसी आपदाग्रस्त स्थान पर बड़ी मात्रा में सामान, राहत सामग्री पहुंचानी है तो उसमें हम रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी देश को ना आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह प्रश्न नंबर 2, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव लिखिए। तो कोशिश करो बेटा इसमें आप अपनी रेल यात्रा का जो भी आपका अनुभव रहा है वो लिखो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में अगर आपने 10-12 लाइनें अच्छे से लिख दी तो कोई नंबर नहीं करते, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और उसमें कोई गलती नहीं होती कि आपने ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा। जो भी आपने अनुभव किया रेल यात्रा के दौरान आप उसको लिखो 10-12 लाइनों में, उसमें नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, मैंने अपनी पहली रेल यात्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली से वैष्णो माता जाने के लिए की थी। हमने श्री शक्ति ट्रेन में एडवांस में सीटें बुक करवा ली थी। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हम ट्रेन में बैठे। ठीक 5:30 बजे समय से जो है ट्रेन चल पड़ी। शुरू में गति धीमी थी, यानी शुरू में जो ट्रेन है वो धीरे चलती है, परंतु बाद में ट्रेन की जो गति है वो बढ़ गई। अब ये द है तो इसको थोड़ा सा नीचे को कर लेना। ठीक है,
ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित थी। वातानुकूलित मतलब फुली एसी होती है, ठीक है, उसमें ना आपको ज़्यादा सर्दी लगती है ना आपको गर्मी लगती है। ट्रेन में हम आराम से लेट व सो सकते थे, व स्वतंत्र रूप से इधर से उधर जा सकते थे, आराम से घूम सकते थे, कहीं पे भी घूमना आपको। ट्रेन में शौचालय भी था और ट्रेन की जो सफाई व्यवस्था वो बहुत अच्छी थी। ट्रेन में किचन भी था जहाँ से, ठीक है, यहाँ पे से कर देना, जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें खरीद कर खा सकते थे। और ट्रेन से बाहर देखने पर बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आ रहे थे। धान के खेत देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। और अंधेरा होने की वजह से 8 बजे के बाद बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात को हम सो गए और सुबह ठीक 5:30 बजे ट्रेन ने हमें कटरा पहुंचा दिया। तो रेल का सफ़र मुझे बहुत ही आरामदायक लगा। तो ये आपका अनुभव हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, रेलवे किस प्रकार उद्योगों और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है? तो रेलवे बहुत ही कम लागत पर कच्चा माल औद्योगिक कारखानों तक पहुंचाती है। रेलवे उद्योगों द्वारा तैयार किए माल को बाज़ारों तक पहुंचाने में सहायता करती है, ठीक है। और श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ाने में भी रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं आगे। रेलवे कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करती है। इसके अलावा जो रासायनिक खाद, कृषि से जुड़े औजार एवं मशीनें आदि कृषि क्षेत्रों तक रेलवे द्वारा आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। तो इसमें आपको बताना है बुलेट ट्रेन के बारे में, रेलवे निजीकरण के बारे में, प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क के बारे में। बेटा इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुलेट ट्रेन की। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर जोर शोर से काम चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दिसंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है, ठीक है। और ये जो भारत है वो जापान के सहयोग से बना रहा है। आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हो। अब आते हैं रेलवे का निजीकरण। निजीकरण होता है कि अभी जो है रेलवे जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। और निजीकरण का मतलब है इसको सरकार जो है उसको एक तरह से उसकी जो भागीदारी है वो बेच दे, निजी हाथों में सौंप देते हैं, प्राइवेट लोग इसको चलाएंगे, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप जो है नहीं करेगी। तो अब रेलवे के निजीकरण से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं कि भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है, जो सरकार की नहीं है, प्राइवेट ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद अब नीति आयोग ने तय किया है कि वो कुछ और जो ट्रेनें हैं और रेलवे स्टेशन है उनका संचालन जो है उसका मतलब निजी हाथों में दे दे, उसका निजीकरण कर दे। अब इस निजीकरण का उद्देश्य क्या है? सरकार का बोझ कम करना, क्योंकि सरकार को ना रेलवे को चलाने से तो बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो इससे सरकार पे जो है वो बोझ कम पड़ेगा, ठीक है, सरकारी खर्च जो है कम हो जाएगा। और दूसरा गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, ठीक है। निजी हाथों में जाएगा। अब जो निजी लोग रहते हैं वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो रेल क्यों चलाएंगे? तो अब फ़ायदा तभी होगा जब वो अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे लोगों को, ठीक है। तो इस उद्देश्य से भी इसका निजीकरण किया जाता है। दूसरा कंपटीशन को बढ़ावा देना। अब बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी ट्रेनें चलाएंगे तो जिसमें बेहतर सुविधाएं देगा, कम किराए पे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगा, तो उसकी ट्रेन चलेगी, उसको लाभ होगा, है ना। तो इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और सरकार का जो बोझ है रेलवे चलाने का वो भी कम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, ठीक है। तो ये क्या है? जो यात्री नहीं है, मतलब कई सारे क्या होता है कि आपके किसी रिश्तेदार को जो है ट्रेन से कहीं जाना है और उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उसको रेलवे स्टेशन पे या तो लेने जाते हैं या छोड़ने जाते हैं। तो अगर अब उनको रेलवे स्टेशन पर जाना है तो वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही स्टेशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं, यानी उसके बिना वो प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं घुस सकते। अब आपकी बेटा ये वर्कशीट हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो आप अब इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। इसमें बहुत थोड़ा कंटेंट दिया गया है, आपको बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।